हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिल्ली और एनसीआर में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, इस वजह से सारे के सारे आज घर में हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी इस नीट के पेपर तक पहुँचने की। ये मेरा 2018 का पेपर है और मुझे नहीं पता था कि नीट में कितने मार्क्स लाने पे आपको कॉलेज मिलता है, कितने मार्क्स लाने पे आपको प्राइवेट मिलता है और गवर्नमेंट मिलता है, कैसे क्या होता है, किसका क्या प्रोसेस होता है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस इतना पता था एक पेपर देना है और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। पासिंग मार्क्स होते हैं 120 या 110 ऐसे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी जो है मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पुराने हो और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो तो पसंद है मेरी, मगर सब्सक्राइब नहीं करते आप। तो बात हुई कि मेरे अंदर कीड़ा कहाँ से आया नीट के पेपर देने का। तो मैं 10th में थी, तो हमारी दशहरे की छुट्टियां पड़ती है ना, थोड़े 2-3 हफ्ते की ऐसे ही की छुट्टी के साथ साथ, और थोड़ा आगे जाके सर्दियों की भी छुट्टी पड़ी। फिर उसके बाद बहुत लंबा गैप हो गया था, तो मेरे पापा ने सोचा कि इसको कहीं मैं ऐसी जगह फिट करता हूँ कि इसका फ्यूचर थोड़ा अच्छा बने। मैं ना दांतों का इलाज करवा रही थी, आरसीटी करवा रही थी अपने दांतों की। तो जिसके पास मैं आरसीटी करवा रही थी उनके पास मेरी बहुत ज़्यादा सेटिंग हो चुकी थी। मेरे पापा ने फिर उनसे बातचीत अच्छी बना ली थी। फिर पापा ने बोला कि ना छुट्टियां चल रही हैं, तो आप ना इसको थोड़े दिन के लिए अपने पास रख लो। तो छुट्टियां हैं, ये अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो उसका जो डेंटिस्ट थी वो लेडी डेंटिस्ट थी, और उसका जो हस्बैंड था वो उसके साथ काम करता था एज अ असिस्टेंट, उसका सामान देना ये सब करना, तो सारा कुछ वो मैनेज करता था। तो उसके हस्बैंड का काम मैंने ले लिया कि सारा कुछ मैं ही करूँगी, सब कुछ संभालना, सब कुछ देना, जो जो वो टूल्स मांग रही है वो देना, अगर वो सलाइन मांग रही है तो सलाइन वाटर देना, कॉटन देना, ये सारी ड्यूटी मैंने कर ली। एज असिस्टेंट उसकी बन गई बिना किसी पैसे के, फ्री में। फिर क्या होता था, मैं मयूर विहार जाती थी और मयूर विहार में वो जो क्लिनिक था ना उसके पास ही मेरे बुआ का घर था और वहीं पे उनका पार्लर भी था। तो डे टाइम में जैसे छुट्टी हो जाती है, बंद हो जाता है क्लिनिक, तो मैं बुआ के पार्लर में चली जाती थी। कुछ कुछ सीख रहे हैं, जैसे कटिंग सीख रहे हैं तो वो अपने पे करवा ली कटिंग, रिबॉन्डिंग सीख रहे हैं तो अपने पे ट्रायल करवा लिया। तो ये सब चीज़ें मैं दिन में करती थी और सुबह और शाम पूरे टाइम उसके क्लिनिक पे खड़ी रह के उसकी हेल्प करती रहती थी। और कुछ पढ़ना वढ़ना होता था तो उन्होंने बोल दिया था कि आप इनसे पूछ लेना, ये इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है डेंटिस्ट की। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, पूछ लेंगे। फिर ऐसे ही चलता रहा चलता रहा। फिर एक दिन मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। मैं बहुत खुश कि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, मुझे वापस से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पापा की बात मैं टाल नहीं सकती थी। इस वजह से उस टाइम मुझे जाना पड़ा। तो जब नेक्स्ट छुट्टियों की बारी आई, फिर मैंने सोचा यार अब क्या बहाना मारूं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का ना अब की बार। मैंने कहा यार क्या बोलूं, क्योंकि यार पूरे दिन वहाँ खड़े रहो, ना होमवर्क मेरा हो पा रहा था छुट्टियों का ना कुछ, और पूरे दिन वहीं रहो और रात को आओ, सुबह जाओ रात को आओ, यही चल रहा था। मैंने फिर हिम्मत जुटा के मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही। पापा ने भी जिद ठान ली कि अब तो तू जाके रहेगी, मतलब कैसे नहीं जाएगी, तूने मना कैसे कर दिया, अब तो तुम्हें छोड़ के आऊंगा। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, कर लो जो करना है। मतलब मैं नहीं गई भाई, मैं क्यों जाऊं मैं बेफालतू में। मतलब उसके पति इतना आराम करने लगा था मेरे जाने के बाद, और मैं अपना इलाज करवा रही हूँ, उसने मुझे 1 घंटा भी डिस्काउंट नहीं दिया किसी भी चीज़ का। मैंने कहा यार मैं नहीं जा रही। मैं गई नहीं। फिर उसके बाद ना मेरा बहुत हो गया, अति मेरा सर पार हो गया। उसी ने फिर वहां से मुझे बोला कि आप ना डेंटिस्ट का कर लो, बहुत स्कोप है इसमें, बहुत स्कोप है। और उसके पास मैं देखती थी ऐसे लाइन लगी रहती थी, भीड़ लगी रहती थी उसके क्लिनिक पे, बहुत भीड़ रहती थी। तो जो कहते हैं ना कि डेंटिस्ट में स्कोप नहीं है, मुझे लगता है डेंटिस्ट में स्कोप है। इंटरेस्ट होना चाहिए और अच्छे से करोगे तो काम, तो फिर लोग तो आएंगे, क्योंकि दांत बहुत सड़ रहे हैं इंडिया में लोगों के। मेरे खुद के 2-2 सड़े हुए थे। ठीक। फिर मैंने 11th में साइंस ली, क्योंकि जब मैं 10th का पेपर देने लगी ना साइंस का, तो मुझे पढ़ पढ़ के बहुत इंटरेस्ट आने लगा। उससे पहले मैं कुछ पढ़ा नहीं करती थी। फिर उसके बाद जब मैंने 10th के पेपर दिए, फिर मैंने साइंस ली। उसमें भी मेरे पापा को लग रहा कि इसने साइंस इसलिए लिया है कि इसका कोई दोस्त ले रहा है, या कोई दोस्त लड़की या लड़का जो भी XYZ ले रहा है, इस वजह से इसके चक्कर में साइंस ले लिया। मैंने कहा भाई, मतलब वो मेरे प्रिंसिपल से बोल रहे हैं बात। मैंने कहा यार ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं किसी दोस्त के चक्कर में, मेरा तो कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है किसी दोस्त बंधु में कि मैं उसके पीछे पीछे जाऊँ। मेरा कभी भी ऐसा शुरू से नहीं रहा कि वो ये कर रही है तो मैं भी यही करूँगी, वो ये कर रही है, मैं ऐसा कभी भी नहीं रहा। और उन्होंने ये सोचा कि किसी दोस्त के चक्कर में ले लिया। फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार पापा ऐसे कैसे सोच सकते हैं। फिर मैंने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैंने प्रिंसिपल के सामने ही बोल दिया। फिर वहाँ से शुरू हुई 11th की। 11th मैंने सोचा क्या है, चलो बायो थोड़ी बहुत पढ़ ली। हमारी 11th की टीचर ऐसे टिक लगा देती थी बुक में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके आ जाना, पास हो जाओगे। हम वो रट रट के आ जाते थे भाई, नंबर 1 पे आ गए, नंबर 2 पे आ गए, ऐसे ही चलता रहा। पूरी 11th ऐसी चली। फिर उसके बाद आई 12th।
अब 12th में टेंशन हो गई कि यार बोर्ड है, कैसे दे कैसे दे। शुरू में बहुत टेंशन थी क्योंकि स्कूल में ना टीचर भी नहीं थे हमारे। स्कूल ऐसा बना रखा था कि मतलब टीचर्स उसमें कभी कोई भाग जाती, कभी कोई भाग जाती, टिकती नहीं पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद एक अच्छे फिजिक्स के टीचर मिले, उन्होंने बहुत साथ दिया। मनीष सर ने तो नहीं हुई, बायो तो खैर खुद से ही करी। बायो की टीचर एंड तक मुझे पसंद नहीं थी जो थी, क्योंकि वो सही से क्लियर नहीं करती थी डाउट, और कंप्लेंट करने के बाद भी स्कूल में कुछ नहीं होता था। लिख के जैसे तैसे मेहनत करके 12th भी थी। फिर मैंने कहा यार नीट का पेपर देते हैं। 1 महीना मैंने खूब आराम किया, क्योंकि पूरी 12th ऐसे पढ़ाई करी थी ना, बोर्ड का नाम सुनते कि बोर्ड की डेट शीट निकल आई, ऐसे फट जाती थी ना बिल्कुल, मैं रोना शुरू कर देती थी कि यार इतना ज़्यादा सीरियस थी मैं। फिर उसके बाद आया नीट, ठीक है, जो ये वाला पेपर है। ये पेपर वैसे अंदर से मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है। तो इस वाले पेपर की मैं बात करूं तो पता क्या सीन हुआ। मैं वहाँ गई, ये मेरा सेंटर पड़ा था, कहाँ पड़ा था सेंटर ये पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। हाउस खास में पड़ा था ये सेंटर मेरा। फिर उसके बाद वहाँ मैं पापा के साथ गई पेपर देने। पापा कह रहे हो जाएगा, मैंने कहा हाँ हो जाएगा। मगर मैंने वहाँ अंदर क्या किया था, मैं सोच रही यार बच्चे OMR शीट पे इतने गोले कैसे भर रहे हैं। मतलब मेरी तो इतना ही हुआ है, बच्चे इतने सारे गोले भरे जा रहे हैं, क्या हो गया ये, मतलब कुछ पार्टी वार्टी चल रही है क्या, इनके भरे जा रहे हैं, तुक्का उक्का मार रहे हैं। मेरे टीचर ने पहले समझा रखा था जितना आता है उतना ही करियो, और माइनस मार्क्स चले जाएंगे, इसलिए कोई भी ऐसे क्वेश्चन मत करियो जो नहीं आता और तुक्के मारने हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं करेंगे। वहाँ गई, फिजिक्स के 2-4 करे जो आते थे, केमिस्ट्री के 1-2 करे जो आते थे, बायो के बहुत सारे कर दिए, मगर फिर भी 66 ही है। ये जो पेपर था ना, मेन तो इसमें ये था कि जब मैं हॉल में बैठी थी ना, सबसे पहले वहाँ की टीचर मुझसे पता है क्या पूछने लगी। आते ही एंट्री करते ही भाई टीचर पूछने लगी, बेटा कुछ है, मतलब मेरी शक्ल दिख रही है कि तुम्हें ले जाने वाली पर्चियाँ, मतलब हद है यार, तुम कुछ भी पूछोगे। मैंने कहा हाँ मैम देख लो। तो वो चढ़ गई, और उस टाइम पता है कितनी ज़्यादा चेकिंग हुई थी। उस टाइम कानों के अंदर टॉर्च डाल के चेकिंग करी थी, नाक के अंदर टॉर्च डाल के चेकिंग करी थी, मुंह के अंदर आईज भी ऐसे ऐसे करके देखी थी, और जूते उतरवा दिए थे, सॉक्स तो खैर मैं पहन के नहीं गई थी, मैंने सैंडल्स पहन के गई थी, वो जो ऐसे होती है ना चक 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 चिपकने वाली, वैसी वाली खुली खुली सैंडल पहन के गई थी। उतरवा दी, क्लिप 1-2 क्लिप लगी थी, वो तो जेन्युइन बात है, उतरवा भी देनी चाहिए। इतनी ज़्यादा चेकिंग, फिर भी टीचर पूछ रहा है कि पर्चे हैं तुम्हारे पास। फिर मेरी कोने की सीट थी खिड़की के पास, बहुत अच्छी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छी सीनरी थी। तो मेरा पेपर तो फटाफट हो गया, तो मैं बाहर देख रही, मैंने कहा क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं। मैं आराम से देख रही हूँ बाहर अपना, नो टेंशन कुछ नहीं। फिर बाद में जब रिजल्ट आया, बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि आपके 2018 में जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो आपके कितने मार्क्स आए थे। तो मैं बता दूं, मेरे सिर्फ 66 मार्क्स आए थे नीट में। जेई तो हो गया था मेरा क्लियर, जेई के तो 30 मार्क्स या ऐसी कुछ 36 मार्क्स चाहिए थे, तो वो तो आ गए थे मेरे आराम से मस्त, उसमें तो कोई टेंशन नहीं, मगर वो मुझे करनी ही नहीं। फिर उसके बाद इसका पेपर आया, तो पासिंग मार्क्स तो इतने हैं और तुम्हारे इतने भी नहीं आए। फिर मैंने ड्रॉप जो लिया ना, मैंने ये सोच कर ड्रॉप लिया कि 120 मार्क्स लाने, मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। तो ये थी मेरी स्टोरी, जो मैं यहाँ तक पहुँची। और मेरे को फिर 1 साल बाद पता चला, मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं बहुत गधी थी। मेरे को इतने टाइम बाद पता चला कि इतने मार्क्स लाने, और इसके बेसिस पे, मार्क्स रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। मुझे डेंटिस्ट का सिखा रही थी ना, उसने बोला था कि बेटा आप कर लो और आपको मैं गाइड करूँगी, जैसा आप पेपर देना और आप मुझे बताना, मैं आपको गाइड करूँगी पेपर के लिए क्या करना है क्या नहीं। और जैसे ही मेरी 12th हुई ना, मैंने कहा मैम मेरा ना नीट का पेपर आ रहा है, तो आप मुझे बता दो क्या करना है क्या नहीं करना। भाई बंदी ने बिल्कुल ऐसे झाड़ दिया कपड़ा, ये ऐसे ऐसे बिल्कुल अपना हाथ झाड़ के साइड हो गई कि बेटा मुझे कुछ नहीं पता, और पहले का पैटर्न अलग था, अब का पैटर्न अलग है, देख लो एक बार खुद सर्च कर लो, कर लो एक बार खुद सर्च। भाई मैं ऐसे पहली फुर्सत में निकल। मैंने कहा मतलब भाई आपने मुझे बोल तो दिया कि दे देना पेपर, बहुत अच्छा स्कोप है और मैं आपको गाइड करूँगी, और एंड में आके आपने छोड़ दिया साथ मेरा। यही हमेशा मेरे साथ ऐसे हुआ है, जिसने मुझे गाइड करा ना, बेटा तू ये कर ले कर ले, मैं घुस गई, बाद में सबने साथ छोड़ दिया कि हमें नहीं पता, कि खुद करो, खुद जानो, खुद करो। तो यही थी मेरी 2018 की कहानी, 66 वाली। पढ़ना तो सब चालू कर देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर मेरे साथ ये दिक्कत होती है ना, कि होती थी कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाती थी, हमेशा मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाती। और कहीं ना मुझे लगता है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके ऊपर, कि कोई ना कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। और कुछ कुछ बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं कि मतलब उन्हें कुछ पता नहीं होता, फिर भी वो इतने मार्क्स ले आते हैं, उनके लिए भी मतलब मुझे लगता है वो अंदर से उनका टैलेंट होता है ना, कि अंदर से इनबॉर्न होता है शुरू से फर्स्ट आना, फिर उसके बाद
नीट में क्रैक कर देना, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने ज़्यादा स्कोर करना, इतने अच्छी ऑल इंडिया रैंक लाना। तो या आई रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल जिनके इतने अच्छे रैंक आते हैं। बाकी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, फिर आपने ड्रॉप लिया, फिर धीरे धीरे आपको नॉलेज आपकी गेन होती गई कि क्या करना था हमें, क्या हमने करा, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है। यही था मेरी वीडियो में, यही बताना था कि काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे मैं थी, और वो घुस जाते हैं लाइन में। तो प्लीज़ आप पहले पता कर लो कि ये लाइन कैसी है, कितनी टफ है, तभी जाके आप घुसो। तो मुझे इस वीडियो से यही बताना था कि जो जो ये मैंने मिस्टेक्स करी वो प्लीज़ आप अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल भी मत करना। कंसिस्टेंट रहना, और कभी भी कंसिस्टेंसी टूटे ना तो ये सोचना कि यार आपके पेरेंट्स को कितनी उम्मीद है आपसे, तो आपको वो फुलफ़िल करनी है। आप लोग की वजह से मैं मोटिवेट होती हूँ, सच बताऊँ तो मेरे पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं बचता स्टडीज़ करने का, वीडियोस बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं बचता, मगर मैं फिर भी 1 घंटा 2 घंटा अपने शौक़ के लिए निकालती हूँ। और अपने मोटिवेशन मुझे खुद को मिलती है यार ये बना के। जब बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं ना कि वीडियोस अच्छी है और आप डेली पोस्ट किया करो, और आप हमें भी बताओ, हम आपसे मोटिवेट होते हैं, हम इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और इसी से मैं भी इंस्पायर होती हूँ कि मैं और ज़्यादा स्टडीज़ करूँ और साथ में मैं वीडियोज़ भी बनाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी से न्यू ईयर आ रहा है, फटाफट से सब्सक्राइब। यार न्यू ईयर आ रहा है तो आप लोग मुझे एक गिफ्ट तो दे ही सकते हो ना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़।